गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहले हमने देखा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पे हमने ये देखा था कि इलास्टिसिटी को हम कैसे जो है माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको इनकम के थ्रू। पहले हमने देखा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास क्या होता है? Other things such as price of the given commodity, price of related goods, taste of the consumer, etc. remaining constant, percentage change in quantity demanded of a thing caused by a given percentage change in income of the consumer is called income elasticity of demand. यानी कि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहे हैं। बाकी चीज़ें क्या होती हैं? जैसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी में हम प्राइस को देख रहे थे, अब प्राइस को क्या करेंगे? कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा क्या कांस्टेंट हो जाएगा? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? जैसे कि सब्सटीट्यूट्स हो गया या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट जो है ये कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। बाकियों के कांस्टेंट होने पे जो भी चेंज आ रहा है, पर प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड ओवर इनकम, उसको हम क्या कहेंगे? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो मेजरमेंट में क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब है हमारे पास EY यानी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, अब इसको हमने थ्रू जो है फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना है, मैथमेटिकली लिखना है। तो मेरे पास क्या आएगा? चेंज इन Q ओवर Q इंटू 100, चेंज इन Y ओवर Y इंटू 100। तो 100 के साथ 100 कैंसिलेशन में चला गया। ठीक है, अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया? Y ओवर Q इंटू चेंज इन Q ओवर चेंज इन Y। नाउ देख लेते हैं डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हमें ये पता है कि इनकम और डिमांड का जो रिलेशनशिप होता है वो पॉजिटिव होता है इन केस ऑफ नॉर्मल कमोडिटीज़। अगर नॉर्मली आप देखो तो नॉर्मल कमोडिटीज़ हैं एंड स्पेशली कंफर्ट्स हैं या लग्जरीज़ हैं, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उन चीज़ों का डिमांड जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला हमारे पास है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको मैंने अगर डायग्राम के थ्रू देखना है तो सिंपल सी डायग्राम बनेगी, जहाँ पे OX एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांडेड ले लेते हैं एंड OY एक्सिस पे हम इनकम ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है मेरे पास क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है। देखिए B से A की ओर चला गया इनकम, तो हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड जो है Q से Q1 की ओर चला गया। ठीक है, तो अगर इनकम कम होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड भी कम होगा, यानी कि नॉर्मल सिचुएशंस में हमारे पास इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशनशिप रहता है वो पॉजिटिव रहता है। अब इस केस में जो है 3 डिग्रीज हमारे पास आ जाती हैं, दैट इज़ यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेस देन यूनिटरी एंड मोर देन यूनिटरी। अब यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर हम देखें तो ये सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेके हम देख लेते हैं कि 100% सपोज इनकम में चेंज हुआ, 100% इनकम में चेंज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड भी 100% चेंज हो गई। तो इन दोनों को कट करके देखेंगे तो क्या आ गया? 1 मीन्स जितना इनकम में चेंज हुआ उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो गया। इसको हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम देखेंगे तो इट्स लाइक कि सपोज मेरी इनकम तो 100% बढ़ गई, 100 से 200 रुपया हो गई, लेकिन जो मैंने अपना खर्चा बढ़ाया वो मैंने 50% ही बढ़ाया, राइट? दैट इज, तो इस केस में क्या हो गया? 1/2 विच इज़ लेस देन 1। ठीक है, तो ये दूसरा केस आ गया कि जब हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 50% है इन केस ऑफ 100% ऑफ चेंज इन द इनकम। ये एक अजम्पशन, एक एग्जाम्पल की तरीके से हम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास इनकम तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लेकिन डिमांड उतनी नहीं बढ़ रही है। अब ऐसे में आपको मैं कमोडिटीज़ भी बता सकती हूँ, जैसे हमारा खाना है,
ठीक है। अगर हम ऑलरेडी अच्छा खाना खा रहे हैं तो अगर मेरी इनकम बढ़ भी जाती है तो ऐसा नहीं होगा कि मैं खाने का क्वांटिटी बढ़ा दूंगी। खाना जितना खाते हैं हम उतना ही खाएंगे। थोड़ा बहुत क्वालिटी में हम जो है ज़्यादा बेटर कर सकते हैं कि क्वालिटी वाइज हमने कुछ महंगा लेना स्टार्ट कर दिया या ज़्यादा थोड़ा लेना स्टार्ट कर दिया, राइट। लेकिन अदरवाइज़ देखें तो खाने का रिक्वायरमेंट, अगर आप एक अच्छा जीवन स्तर जी रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक अच्छा है आपका, तो आप जितना खाने पे पहले लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ने पे भी आप बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं करोगे। स्पेंडिंग कहाँ पे बढ़ती है? कंफर्ट्स में बढ़ जाती है, लग्जरीज़ में बढ़ जाती है। नेसेसिटीज़ में ज़्यादातर स्पेंडिंग जो है वो जब बहुत छोटा इनकम होता है तब हम ज़्यादा अमाउंट उस पर खर्चा कर रहे होते हैं। जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता चला जाता है तो प्रोपोर्शनेटली उसका जो है कम जो है परसेंटेज हम उस पर खाने पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास आ जाता है मोर देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इस केस में क्या होएगा कि सपोज बढ़ा तो 100 रुपया, लेकिन मैंने 200 का जो है खर्चा स्टार्ट कर दिया, राइट। तो इस केस में क्या हो गया? दैट इज़ ग्रेटर देन 1। जैसे सपोज़ हम इसमें ले सकते हैं कि मेरी इनकम बढ़ी तो मैंने क्या सोचा कि अब बड़ा घर बना लिया जाए, बड़ी गाड़ी ले ली जाए, चाहे वो लोन पे ही क्यों ना करवाई जाए, ठीक है। यानी कि इनकम बढ़ी लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड या फिर जो है डिमांड मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उस केस में हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1। अब इसकी नेक्स्ट डिग्रीज देख लेते हैं, दैट इज़ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादातर जो है वो इन्फीरियर गुड्स के केसेस में या गिफन गुड्स के केसेस में हो सकती है, राइट। जब हमारी इनकम कम होती है तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, थोड़ा इन्फीरियर आइटम्स ले लेते हैं, राइट। लेकिन जब इनकम बढ़ जाती है तो हम इन्फीरियर आइटम्स को छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कई बार लेते हैं डालडा घी और देसी घी, ठीक है। कि अगर मेरा इनकम कम था तो मैं ज़्यादातर डालडा जो है यूज़ कर रही थी, लेकिन इनकम बढ़ गया। इनकम बढ़ने के साथ क्या हुआ कि मैंने डालडा की जगह देसी घी खाना स्टार्ट कर दिया। तो अब इस केस में डालडा का जो डिमांड है वो कम हो गया या फिर ख़त्म हो गया। किस वजह से? क्योंकि मेरा इनकम बढ़ गया, राइट। अदरवाइज़ नॉर्मली हम देखते हैं कि इनकम और डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव रहता है, बट इस केस में इनकम एंड डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव होगा। तो अगर मैंने इसको डायग्राम के थ्रू भी देखना है तो मैं कैसे देखूंगी? ठीक वैसे ही जैसे लॉ ऑफ डिमांड का हम डायग्राम बनाते हैं वैसा ही बनेगा। ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड ले लेते हैं और ओ वाई एक्सिस पे हम इनकम ले लेते हैं। वाई डिनोट्स फॉर इनकम, राइट। तो यहाँ पे और हमारे पास कैसा बन जाएगा? ये एक जो है डिमांड कर्व हमारे पास बन जाएगा, दैट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरा जो है वेरिएबल कम हो रहा है इस केस में, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे हम देख लेते हैं, इट्स लाइक अगर मेरे पास इनकम इतना था तो क्वांटिटी डिमांडेड इतना हो गया, राइट। अगर मेरे पास इनकम बढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया। और अगर मेरे पास इनकम कम हुआ, सपोज y1 से y की तरफ इनकम आ गया, तो मेरे पास q1 q2 जो है क्वांटिटी बढ़ गया। यानी कि इन्वर्स रिलेशनशिप में ये बात चल रही है। पर ये कौन से केस में चलेगी? ये चलेगी इन्फीरियर गुड्स या फिर हम कह देते हैं जिनको गिफिन गुड्स, ठीक है। गिफिन गुड्स होते ही वो हैं जिन पे लॉ ऑफ डिमांड का रिलेशन जो है वो काम नहीं करता, उससे उल्टा जो है रिलेशन चलता है। प्राइजेस बढ़ने पे डिमांड बढ़ती है, प्राइजेस कम होने पे डिमांड
कम होती है। तो इन गुड्स के केस में अगर इनकम बढ़ जाती है, तो ज़्यादातर खाने के आइटम्स में ऐसा होता है कि अगर इनकम बढ़ गया तो हम इन्फीरियर या गिफन गुड्स लेना बंद कर देंगे और हम अच्छे बढ़िया वाले गुड्स जो हैं ज़्यादा प्रेफर करेंगे। उस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो है रूल यहाँ पे फॉलो होगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी का हम पहले डायग्राम देखेंगे। दैट इज़ सेम वैसे ही ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, ओ वाई एक्सिस पे हम जो है इनकम को ले रहे हैं और ये जो कर्व बनेगी ये बनेगी हमारे पास पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, सपोज दिस इज़ द क्वांटिटी एंड दिस इज़ द इनकम। नाउ इनकम चाहे ओ वाई है, चाहे ओ वाई 1 है, चाहे ओ वाई 2 है, लेकिन क्वांटिटी पे कोई भी असर इस केस में नहीं पड़ रहा है। क्वांटिटी जितनी है उतनी ही रहेगी, यानी कि इनकम का क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल हो सकता है सॉल्ट, राइट। अब आप खाने में जो सॉल्ट यूज़ करते हो या मे बी शुगर भी आप देख सकते हो, लेकिन चलो सॉल्ट ज़्यादा अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है। तो ऐसा तो नहीं है कि इनकम बढ़ गया तो हम जो है खाने में ज़्यादा सॉल्ट यूज़ करें। यू विल नॉट यूज़ इंक्रीमेंटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, इंस्टेड आप जितना है उतना ही सॉल्ट का क्वांटिटी यूज़ करेंगे। यानी कि इनकम बढ़ने से या कम होने से सॉल्ट का कंजम्पशन में या सॉल्ट की डिमांड में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और इसको हम कहते हैं ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देख लेते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या क्रॉस डिमांड हमारे पास क्या होती है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो जो है गुड्स को लेंगे। तो मोस्टली क्या होता है, दो हमारे जो रिलेटेड गुड्स होते हैं वो या तो सब्सटीट्यूट्स होते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ मेजर ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड वाई एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स। यहाँ पे देखिए कि हमने दो डिफरेंट गुड्स की बात की है, एक का क्वांटिटी डिमांडेड की बात की है और दूसरे की प्राइस की बात की है कि एक के प्राइस के चेंज होने से दूसरे के क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आता है, उसके जो हम मेजरमेंट उसका निकालेंगे, उसको हम कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसको मेजरमेंट के हिसाब से देख लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू EC। सी मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड X ओवर प्रपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड Y। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या आएगा, EC इज इक्वल टू PY ओवर QS X चेंज इन QX ओवर चेंज इन PY। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। नाउ डिग्रीज ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो पहले हमारे पास डिग्री क्या आ जाती है, पॉजिटिव। इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट्स, जो क्रॉस डिमांड होता है या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो पॉजिटिव रहता है। जैसे सब्सटीट्यूट्स में हम टी या कॉफ़ी ले सकते हैं। अगर टी का प्राइसेस बढ़ता है तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर कॉफ़ी का प्राइसेस बढ़ता है तो टी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप को हम अगर डायग्रामेटिकली दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, सेम ऐसे ही OX एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ टी, OY एक्सिस पे प्राइस ऑफ कॉफ़ी। अगर प्राइसेस कॉफ़ी का बढ़ा तो क्वांटिटी ऑफ टी, क्वांटिटी डिमांडेड जो है टी का वो बढ़ गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब इसको एक एग्जाम्पल की तरफ से भी देख लेते हैं। जैसे सपोज प्राइस ऑफ C, यहाँ पे मेरे पास कॉफ़ी है और टी मेरे पास टी है। ठीक है, टी इज़ इक्वल टू टी। तो प्राइस जब पहले कॉफ़ी का 5 रुपया था तो उसका डिमांड 50 कप था, फिर 7 रुपया हो गया तो उसका डिमांड, टी का डिमांड, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ा, टी का डिमांड बढ़ गया, राइट।
क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस बढ़ा है तो कॉफ़ी का डिमांड तो कम हो जाएगा, लेकिन टी का डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। तो अगर कॉफ़ी का प्राइस 5 रुपया था तो टी का डिमांड 50 का, अगर कॉफ़ी का प्राइस 7 रुपया हो गया तो टी का डिमांड जो था वो हो गया 100 का। ठीक है, नाउ चेंज देखते हैं। चेंज को हम डिनोट करेंगे डेल्टा प्राइस ऑफ सी। पहले 5 था फिर 7 हो गया, 7 - 5 2। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं डिमांड फॉर टी में क्या चेंज आया। पहले 50 कप का डिमांड था फिर 100 कप का डिमांड हो गया, यानी 50 यहाँ पे चेंज आ गया। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास क्या आ गया, ये फॉर्मूला में हमने पुट किया है, दैट इज़ पी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कॉफ़ी का कितना प्राइस था पहले 5 रुपया ओवर क्यू एक्स, तो मेरे पास कितना था ये 50 का। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास पहले जो प्राइस था वो 5 रुपया और जो डिमांड था वो 50, ये इनिशियल आ गया। अब चेंज इन क्यू एक्स, चेंज कितना हुआ है 50 का, 100 - 50 50 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी 50 आ गया, राइट। और जो डिनोमिनेटर में हम लेते हैं चेंज इन प्राइस, तो प्राइस में कितना चेंज हुआ है 7 - 5 = 2। तो अब इसको कैंसलेशन करके हम देखें तो हमारे पास इलास्टिसिटी कितनी आ गई है 2.5 विच इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि बहुत हाईली सब्स्टिट्यूट्स हैं कि एक का प्राइस बढ़ने से या कम होने से दूसरे की डिमांड पे बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देख लेते हैं बाकी की डिग्रीज। तो दूसरा आ जाता है नेगेटिव। अब नेगेटिव किस केस में होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में एक का क्वांटिटी जो है कम होगा अगर प्राइसेस दूसरे का बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिया है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर मेरे पास दो चीज़ें थी। ठीक है, प्राइजेज जो है ब्रेड का बढ़ गया, 8 से 12 रुपया हो गया, तो डिमांड बटर का कम हो गया, बढ़ने की बजाय कम हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव रिलेशन, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं चेंज ऑफ प्राइस इन ब्रेड कितना हो गया 12 से 8, और चेंज इन बटर में क्या चेंज हो गया जो है 5 10। ठीक है, कि पहले 10 ले रहे थे अब 5। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। वाई इट इज़ नेगेटिव, नेगेटिव साइन जो है नेगेटिव रिलेशन को, इन्वर्स रिलेशन को शो करता है। तो अगर यहाँ पे मैंने अगेन इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगाना हो तो वो सेम फॉर्मूला हमारे पास लग जाएगा। ठीक है, कि पहले हमारे पास इनिशियल जो है प्राइस और क्वांटिटी कितना था, क्या था हमारे पास इलास्टिसिटी का, कि इनिशियल प्राइस और क्वांटिटी कितना है, P ऑफ Y में बी Q ऑफ X। ठीक है, इन टू, राइट, तो हमारे पास चेंज क्वांटिटी कितना है, यानी कि Q ऑफ X चेंज डेल्टा के साथ ओवर चेंज ऑफ PY। ये नेगेटिव में यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आ गया है, अब रीज़न क्या है, ये अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप है हमारे पास क्वांटिटी और प्राइस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो चेंज वाला है वो -5/4 है। ठीक है, तो अब कैंसलेशंस करेंगे तो ये 4 2 1 2 2 के साथ 2 कैंसिल, तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ 1 जो है -1 आ गया बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशन। अगर मैंने इसको दिखाना है तो मैं ये इस तरीके से दिखाऊंगी, दिस इज़ क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज़ प्राइस, OX एक्सिस OY एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ऑफ ब्रेड है मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, बटर। ठीक है जी, अगर प्राइसेस जो है बढ़ गया तो क्वांटिटी कम हो गया, प्राइस बढ़ा क्वांटिटी कम हो गया, एंड वाइस वर्सा। तो ये था नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देख लेते हैं ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स।
कि दो आपस की चीज़ों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ पेन का विंडो के साथ क्या कनेक्शन है, या ठीक है कोई कनेक्शन नहीं है। तो दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, वहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। अब लास्ट में देख लेते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि हमने इतना चैप्टर किया है, क्यों किया है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो इसमें पहला है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। तो मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोलिस्ट जो है वो प्राइस डिटर्मिन करता है। तो वो प्राइस डिटर्मिन करने के वक्त ये देखता है कि इलास्टिसिटी कैसी है। अगर तो डिमांड इन इलास्टिक है तो वो ज़्यादा प्राइस रखेगा। इन इलास्टिक का मतलब कि प्राइस जितना मर्जी हो, डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं है, तो इस केस में मोनोपोलिस्ट प्राइस ज़्यादा रखेगा। और अगर यही डिमांड जो है इलास्टिक हो, यानी कि अगर प्राइस चेंज हुआ, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो जाएगी, तो उस केस में मोनोपोलिस्ट जो है प्राइस को थोड़ा कम रखेगा। दूसरा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में ये होता है कि जैसे मोनोपोली में एक मोनोपोलिस्ट क्या करता है, अलग अलग मार्केट्स में से अलग अलग प्राइसेस जो है चार्ज करता है। तो वो कैसे करता है, वो थ्रू इलास्टिसिटी करता है। तो इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से मोनोपोली वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समराइज्ड फॉर्म में बता रही हूँ, राइट। जैसे दो मार्केट्स हैं, एक मार्केट ऐसी है जहाँ पे किसी चीज़ का डिमांड इन इलास्टिक है, यानी कि जितना मर्जी प्राइस हो वहाँ के लोगों ने ख़रीदना ही ख़रीदना है। तो मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, उस मार्केट में प्राइस को ज़्यादा रखेगा। और जो दूसरी मार्केट है जहाँ पे डिमांड इलास्टिक है, तो इलास्टिक डिमांड का मतलब ये है कि अगर प्राइसेस बढ़ा तो डिमांड कम हो जाएगा, उस केस में प्राइसेस को जो है वो कम रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी देखिए, अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो प्राइस ज़्यादा रखे जाएंगे, अगर डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस कम रखे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर जॉइंट सप्लाई। जॉइंट सप्लाई जैसे होता है ऑयल केक्स, कॉटन सीड्स, तो यहाँ पे भी जो है सेम रूल अप्लाई होता है। अगर तो किसी चीज़ का जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है, सपोज जो सीड्स है उसका डिमांड इन इलास्टिक है, तो उसका प्राइस जो है ज़्यादा रखा जाएगा। और जो सपोज कॉटन सीड्स है उनका डिमांड इलास्टिक है, तो उनका प्राइस जो है वो कम रखा जाएगा। तो ये जो है उसके अकॉर्डिंगली है कि इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंगली प्राइस का जो है डिटर्मिनेशन किया जाएगा। नाउ एडवांटेज टू फाइनेंस मिनिस्टर। अब फाइनेंस मिनिस्टर को एडवांटेज क्या है कि टैक्सेशन की पॉलिसी लगाते वक्त वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखता है। जैसे अगर कोई चीज़ जो है इन इलास्टिक नेचर का डिमांड है उसका, ठीक है, तो उस पर जो है टैक्सेस ज़्यादा लगाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दूंगी लिकर का। तो लिकर के कंजम्पशन में जो है आप देखिए जितना डिमांड है उतना ही है ना, कभी भी कम नहीं होता, प्राइसेस जितने मर्जी बढ़ जाए। तो इस केस में, लिकर के केस में क्या करती है गवर्नमेंट या फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत हाई टैक्सेस रखते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ है जिस पे क्या है कि टैक्सेस लगे तो उसका डिमांड बहुत कम हो जाएगा, प्राइसेस बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगा, यानी कि जो डिमांड का नेचर है वो क्या है, इलास्टिक है, तो उस केस पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे टैक्सेस जो है कम लगाए जाएंगे। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेस। तो बर्डन ऑफ टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी इलास्टिसिटी के हिसाब से होता है। अगर कोई ऐसा चीज़ है जिसका इलास्टिसिटी जो है वो कम है या इन इलास्टिक है, यानी कि आप उस पर जितना मर्जी टैक्स लगाइए, जितना मर्जी प्राइस बढ़ाइए, लेकिन वो चीज़ तो जो है खरीदेगा ही खरीदेगा, तो उस केस में बर्डन ऑफ टैक्स कंज्यूमर पे ज़्यादा होता है। जैसे कि सॉल्ट लेके हम चलते हैं, सॉल्ट एक नेसेसिटी है। अगर आपको जो है थोड़ा सा हिस्ट्री का पता हो तो सॉल्ट टैक्स लगता होता था, राइट। सॉल्ट टैक्स क्यों लगता था, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसा चीज़ है जो यूज़ होगा ही होगा, नेसेसिटी है। तो उस केस में टैक्स सारा का सारा कौन देगा, कंज्यूमर देगा,
राइट, कि कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दो, प्राइसेस अगर बढ़ भी गए तो भी डिमांड कम नहीं होगा। बट अगर जो है किसी कमोडिटी का नेचर ऐसा है कि जिसका डिमांड इलास्टिक है, उस केस में शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेस मुश्किल है, उस केस में शिफ्ट नहीं होगा बर्डन, ज़्यादा बर्डन उस केस में कहाँ पे रहेगा, प्रोड्यूसर के पास रहेगा। एंड देन हमारे पास 6th पॉइंट आ जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के केस में हमारे पास क्या है कि अगर किसी चीज़ का, अगेन यहाँ पे भी सेम ही रूल अप्लाई होगा कि सपोज वी आर एक्सपोर्टिंग समथिंग, और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो गुड जो है इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक यानी कि उसका डिमांड रहेगा ही रहेगा, चाहे जितना मर्जी प्राइजेज़ हों, तो उस केस में जो है प्राइजेज़ बढ़ाने में बेनिफिट है। अगर इलास्टिक है तो इस केस में जो है प्राइस कम करने में बेनिफिट है। इम्पॉर्टेंस फॉर द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन। अब नेशनलाइजेशन क्या होता है कि जिसका रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट करे। ज़्यादातर नेशनलाइजेशन कौन सी चीज़ों का होता है, जैसे बैंकिंग सर्विसेज हो गई, टेलीकॉम सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंस जो हो गया, राइट, ऐसी चीज़ों का क्यों करते हैं, या फिर बिजली हो गई, ठीक है, क्योंकि सरकार को पता है कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका डिमांड इन इलास्टिक है, इसके लिए कंज्यूमर कोई भी प्राइस पे करेगा, राइट, और उसका हैरेसमेंट ना हो प्राइवेटाइजेशन से या प्राइवेट सेक्टर से, इसलिए ऐसी कुछ ज़रूरत की चीज़ों का नेशनलाइजेशन किया जाता है, राइट। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है वेज डिटर्मिनेशन। तो वेज डिटर्मिनेशन में भी क्या है, अगर तो देखो लेबर सप्लाई बहुत है, ज़्यादा है, इन दैट केस इलास्टिक है, जितनी चाहिए उतना लेबर है, तो प्राइजेस लेबर के यानी कि वेज जो हैं वो कम हो जाएंगे। अगर कहीं लेबर मिलती ही नहीं है तो उस केस में वेजेस जो है वो बढ़ जाएंगे, राइट। जैसे कि होता है कि अगर कोई बहुत टैलेंटेड है या फिर जो है बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो क्वालिफाइड है, वैसे पर्सनस ही नहीं मिलते हैं, तो उनका वेज भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, राइट, बिकॉज देयर सप्लाई इज़ इनइलास्टिक, कम है सप्लाई, हम सप्लाई को फिक्स्ड है, बढ़ा नहीं पा रहे हैं, उस केस में उसको वेज ज़्यादा देना ही पड़ेगा। जहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर इज़ इलास्टिक, वहाँ पे वेज कैसा रहेगा, कम रहेगा। पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। अब पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी क्या चीज़ है, अब एक चीज़ होती है जैसे एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा जो है उत्पादन हो जाए यानी कि प्रोडक्शन हो जाए तो वो अच्छा है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो चीज़ों की डिमांड है, गुड की जो डिमांड है वो जितनी है उतनी ही रहेगी, वो बढ़ेगी या कम नहीं होगी, क्योंकि वो खाना है, बेसिक नीड है, उसका जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही रहेगा। सो डिमांड इज़ इन इलास्टिक, डिमांड वुड नॉट चेंज, राइट। तो उस केस में अगर सप्लाई बढ़ जाता है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, सप्लाई ज़्यादा बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया तो फिर प्राइजेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे, राइट, क्योंकि हर कोई बेच रहा है तो प्राइजेस क्या हो गए, कम हो गए, लेकिन डिमांड उतनी है नहीं है, राइट। तो अल्टीमेटली कि ज़्यादा प्रोडक्शन किया तो ज़्यादा पैसा, ज़्यादा मुनाफा नहीं, प्राइस कम हो गए, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स कम हो गए। इसको कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। देखने में लगता है प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो बेनिफिट होगा, बट एक्चुअल बेनिफिट नहीं होता। लास्ट इज़ इफ़ेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए जैसा होता है कि सपोज़ हमारे पास कोई एक हमने मशीन्स लगाई, जिससे क्या हो गया, लेबर की डिमांड कम हो गई, मशीन से जो है चीज़ें बननी स्टार्ट हो गई और वो मार्केट में आई, लेकिन उन चीज़ें जो हैं अगर तो वो इलास्टिक नेचर का है, इलास्टिक नेचर का मतलब कि उसका बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, कीमतें कम हुई, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इस केस में क्या होगा कि उस चीज़ का प्रोडक्शन, उत्पादन जो भी प्रोड्यूसर है वो बहुत करना स्टार्ट कर देगा, ज़्यादा प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट होगा, ठीक है। अगर यही कोई प्रोडक्ट इन इलास्टिक नेचर का हो, यानी कि उसका जितना डिमांड है उतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा,
तो उस केस में क्या होगा कि प्राइजेस कम करने का या करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो प्रोडक्शन और करने का बेनिफिट नहीं है। तो यानी इलास्टिसिटी का जो इम्पैक्ट है वो हमें एम्प्लॉयमेंट में भी देखने को मिलता है। ये था इम्पोर्टेंस और ये था हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर। तो बाकी जो है हम अगले लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।